नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम साइंस का क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। वैसे नॉर्मल वर्ड है, हम काफ़ी सुनते हैं, यूज़ भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे करते हैं? अपने घर में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में। अपने देखो मेट्रो ट्रेन, इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। अपने घर में हम लाइटनिंग के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, आयरन करने के लिए, हीटर में काफ़ी यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। तो चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है, करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं। उससे पहले अगर आपको याद हो कि क्लास में कभी भी हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक कॉम्ब लेके कुछ पेपर के पीसेस को हम चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो वो चिपकता नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉम्ब को हम सूखे बालों में रगड़ते हैं, उसे ड्राई करते हैं, तो क्या होता है, जो पीसेस होते हैं वो कॉम्ब पे चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि उस पर चिपक जाते हैं। देखो, जब उसे हम रब्ड नहीं करते तो उस टाइम क्या होता है, कॉम्ब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब कॉम्ब को रब्ड कर दे हुई ड्राई है तो इट गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से वो क्या करता है, वो फोर्स एग्जर्ट करता है पीसीज ऑफ पेपर पे, उससे अट्रैक्ट करता है और वो चिपक जाता है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जेस का, कि चार्जेस क्या होते हैं, कि व्हाट इज चार्ज। अब चार्ज क्या है? इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट। यहाँ पे क्या किया, देखो जो स्केल थी या जो भी कॉम से हम एक्टिविटी करते हैं तो उस पर क्या अट्रैक्शन होता है, उसको जो पीस ऑफ पेपर है वो चिपकने शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। रिपल्सन ड्यू टू एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह से अट्रैक्शन होता है उसी तरह से रिपल्सन फोर्स भी लगता है। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह के चार्जेस होते हैं, किस तरह से रिपल्सन होता है। ये टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम मेजरमेंट की बात करें, हम किसे मेजर किया जाता है इसको, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको डिनोट करते हैं हम सी से, और इसको डिटेक्ट और मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक डिवाइस होता है जिससे हम चार्ज को मेजर करते हैं। अब चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें, दो तरह की चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। ये क्या करें, एक दूसरे को धक्का दे, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से मैग्नेट में होता है, जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो जैसे साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेम पोल होंगे, साउथ और नॉर्थ, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सिमिलरली चार्ज के केस में भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगी कंडक्टर इंसुलेटर्स का। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर्स, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती इजीली। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, जैसे रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, माइका, बेकलाइट, काफ़ी सारे सब्सटेंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। अब कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है? कंडक्टर जनरली जो मेटल्स होती हैं उनके आउटर मोस्ट सेल्स में, अगर हमें देखें, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेल्स होगी, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल्स होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, लूजली हेल्ड है। डिस्टेंस इनके बीच में, तो अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री हो जाता है। ये एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट बनता है, वो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में फ्री रहते हैं इसलिए वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं करती। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजीली चेंज टू मैनी अदर फॉर्म्स। जैसे हम घर में यूज़ कर रहे हैं, हमने लाइट ऑन की, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। हमने हीटर ऑन किया या आयरन हम कर रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है काफ़ी सारी फॉर्म में चेंज हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट। जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया ए, और यहाँ पे कोई चार्ज है इन्फिनिटी पे। यहाँ से इस चार्ज को इस पॉइंट ए पे लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज पे। तो वो जो उसी वर्क डन को हम कहेंगे
electric potential. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. और ये इसमें देखो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसलिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल्स पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहेंगे. तो 1 जूल पर 1 कूलम ये हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर. तो ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. इसको नेक्स्ट हम देखते हैं. सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस. अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है. ये हो जाएगा कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, तो दोनों पॉइंट पे जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट है ए, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी करेंगे यहाँ तक. तो जो वर्क डन होगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ लाने के लिए कुछ और होगा, यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए कुछ और वर्क डन होगा. तो इन दोनों वर्क डन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस. ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और ऐसा यूनिट वही सेम जूल पर सेकंड, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो इसका भी हम क्योंकि डिफरेंस ही निकाल लें उसमें ऐसा यूनिट तो चेंज नहीं होगा, तो इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा वोल्ट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन यहाँ तक यहाँ लाने के लिए हम वर्क डन कर रहे हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस. तो जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर. वोल्ट डिवाइस होता है, वोल्ट ऐसा यूनिट होता है, और वोल्ट मीटर की हेल्प से इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर. अब कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होगा, तो इससे बनेगा इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा द रेट ऑफ फ्लो, कि कितने टाइम में, कितने यूनिट टाइम में जो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है. तो करंट को डिनोट करेंगे हम आई से. तो आई बराबर क्यू बाई टी. क्यू दैट इज चार्ज, टी टाइम, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो है, दैट इज कॉल्ड करंट. अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ये हो जाएगा एन ई, क्योंकि फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन टी टाइम में. तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि राइट से चार्ज फ्लो हो रहा है या किधर से किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता. कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और ऐसा यूनिट की बात करें तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज कूलम बाई सेकेंड. इसको हम यूनिट को नाम दे देंगे एम्पियर. तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड ये हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर. तो एम्पियर हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट वाली, इट इज़ मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड एमीटर. जिस तरह से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, उसी तरह से करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं. अब करंट के हम डायरेक्शन की हम बात करें. देखिए करंट की डायरेक्शन, जैसे कोई सर्किट है, इसमें हम बल्ब लगा देते हैं, बेसिक सर्किट बना रही हूँ मैं, ये बैटरी लगा दी, ठीक है, ये हमारा बेसिक सर्किट बन गया. ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल. अगर आप देखें नेगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ऐसे करके, इधर से फिर बल्ब में जाएंगे, फिर इधर ऐसे करके. लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम क्या था कि सिर्फ पॉजिटिव जो चार्ज और नेगेटिव चार्ज थे ना, उन्हीं की डिस्कवरी हुई थी. जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी तो उसमें 2 तरह के चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं हुई थी और ये समझा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं. तो तब से ही कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द आउटर सर्किट. तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, लेकिन हम डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन हम इधर से लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से टू, ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन अ सर्किट. नेक्स्ट, इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर.
अब जब हमने ये कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो, जो बैटरी हम लगाएंगे सर्किट में उससे क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्किट, लेकिन सर्किट से पहले हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल। अब सर्किट्स हम बनाते हैं उसमें हम बहुत सारे डिवाइसेस लगाते हैं। अब ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना है, एक्चुअल स्केच यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन वो क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी टाइम भी लेगा। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कुछ सिंबल डिवाइस किए फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच आर वेरी इजी टू ड्रॉ। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और इलेक्ट्रिक और सर्किट सिंबल्स। जैसे कि अगर हमें लगाना है इलेक्ट्रिक सेल लगानी है सर्किट में, उसे ड्रॉ करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसका सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो ये सिंबल हो जाएगा सेल का। अब बैटरी क्या होती है, जब दो सेल हम जोड़ते हैं तो हमारे पास बैटरी मिलती है। तो अब यहाँ पे देखो 3 बैटरी जोड़ी हुई है, तो 3 सेल्स की ये हो जाएगी बैटरी। प्लग की ये स्विच ओपन, तो ये वाला हो जाएगा ओपन। स्विच हम लगाएंगे तो सर्किट क्या रहेगा, ऑफ हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। प्लग की क्लोज स्विच, तो वो इस तरह से डॉट आ जाएगा, वो कनेक्ट, इस तरह से हम दिखा सकते हैं कनेक्ट हो रहे हैं दोनों वायर्स। वायर जॉइंट, एक वायर में दूसरा वायर जोड़ना हो तो इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो इस तरह से दिखा देंगे, यहाँ पे दोनों वायर जॉइंट नहीं हो रहे, ऊपर जॉइंट हो रहे थे। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ ऐसे हो जाएगा। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस क्या होती है अभी आगे पढ़ेंगे हम। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, ये हो जाएगा, ये वेरिएबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी। ये जो रजिस्टर ये फिक्स्ड होता है, लेकिन रियोस्टेट में हम क्या कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ये एमीटर, जैसे हम करंट को मेजर करते हैं। ये है वोल्ट मीटर का सिंबल, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेज़र करते हैं। जब इसको हम सर्किट में लगाएंगे तो इस तरह का सिंबल हम यूज़ करेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। 2 तरह के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। यहाँ पे जो हमने देखो स्विच किया है तो हमने ओपन स्विच यूज़ किया है। यहाँ पे जो वायर कनेक्ट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने क्लोज स्विच लगाया है, जिससे जो है वायर का कनेक्शन बैटरी से हो जाता है, बल्ब क्या हो जाता है, ब्लो करने लगता है। तो कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, appliances, a switch between the 2 terminals of the cell battery along which an electric current flows, it is called circuit. नेक्स्ट हम चलते हैं ओम्स लॉ। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि ओम्स लॉ, जो जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने एक लॉ दिया था कि एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कॉन्स्टेंट, अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख दें तब द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। सपोज करिए कोई कंडक्टर है, ये 2 एंड है ए और बी, इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज हम वी मान लेते हैं दोनों टर्मिनल के बीच में, और इसमें से फ्लो हो रहा है आई करंट। देन जो आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे, तो आई वी प्रोपोर्शनल है आई के, देन वी इक्वल टू आई आर। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया हमने, रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया आर, इस आर को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, देन वी इक्वल टू आर, वेर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक ओमिक कंडक्टर, एक नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। अब ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होगा, ये 2 तरह के ग्राफ है यहाँ पे। पहले वाले केस में आप देख सकते हो जो करंट, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कि वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ रही है, करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन सेकंड नॉन ओमिक के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो कर्व्ड शेप में है, ग्राफ सीधा नहीं बन रहा है। तो इस तरह के जो कंडक्टर होंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है बढ़ने का या घटने का वो सेम रेशियो में नहीं है। तो इस तरह जो कंडक्टर होंगे उनको बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ए हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। देखो जब किसी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी जो करंट फ्लो होगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, वो एक दूसरे से टकराएंगे, तो उससे एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। उसी हिंड्रेंस को कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू अदर पार्ट, तो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे आपस में विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, द एटम्स, द आयन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो इन कॉलिजन की वजह से क्या होता है? देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक हिंड्रेंस होती है, बस ये जो कंडक्ट होता है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं देना चाहता, उसको रोकना चाहता है, बस वही प्रॉपर्टी जो विरोध करता है वही प्रॉपर्टी को हम कह देंगे रेजिस्टेंस। अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर इसको हम न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? V इक्वल टू आई आर, तो I हो जाएगा V अपॉन आई। तो V का ऐसा यूनिट क्या था? वोल्ट। I का था एम्पियर, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर ये हो जाएगा 1 ओम। द SI यूनिट ऑफ इज वोल्ट्स पर एम्पियर दैट इज ओम। इस तरह से जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का 1/R ये हो जाएगा C, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। जिस तरह से रेजिस्टेंस का ओम होता है उसी तरह से ओम इनवर्स हो जाएगा कंडक्टेंस का। नेक्स्ट, अब कौन कौन से जो फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? सबसे पहला आता है लेंथ, किसी भी मटेरियल की लेंथ। जो वायर होगा जिसकी कोई रेजिस्टेंस होगी और वो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? सबसे पहला आता है लेंथ। वायर लंबा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट होगा, ज़्यादा डिस्टेंस तक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन्स आपस में ज़्यादा दूर तक कोलाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एरिया बढ़ेगा तो आराम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएंगे, ज़्यादा करंट फ्लो पाएगा, तो इस वजह से क्या होगा? लेस रेजिस्टेंस। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थर्ड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, तो टेम्परेचर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की? वो हाई हो जाएगी, वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे जिससे क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। फोर्थ है द काइंड ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल पर डिपेंड करेगा किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, किस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इसमें कितना ज़्यादा, उस पर भी डिपेंड करेगा कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आयरन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजीली फ्लो कर पाते हैं, उस तरह से आयरन में नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपने देखा अपने घर में जो वायर्स हम यूज़ करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में वायर्स जो होते हैं वो जनरली कॉपर मेटल के होते हैं, आयरन के नहीं होते। अगर आयरन के बनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, जैसे जो मशीन है वो या वायर है वो गर्म हो जाएगा और ख़राब होने के चांस रहेंगे। और उससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी वो भी वेस्ट होगी, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो हम चाहते हैं, जिस काम में हम लाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसमें कम एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम जो कंडक्टर यूज़ करते हैं, हम जो मशीन यूज़ करते हैं उसमें जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और टाइप ऑफ मटेरियल में याद रखना है। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे, हम कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे रो, इसको बोलेंगे रो, जो P की तरह बना हुआ है, दैट इज़ द कांस्टेंट। इसको बोलेंगे द रेजिस्टिविटी। जिस तरह से ओम्स लॉ के फॉर्मूले में हमने रेजिस्टेंस निकाला था उसी तरह से रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से हमें मिलेगा रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। द स्पेसिफिक, अगर हम फॉर्मूले में आप जाओ कि R बराबर रेजिस्टिविटी L/A, अगर कंडक्टर की लेंथ हम 1 मीटर ले लें, एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जो R किसके बराबर हो जाएगी? रेजिस्टिविटी के। तो जो ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट हो,
यूनिट लेंथ हो, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तब जो रेजिस्टेंस होगी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी वो इक्वल हो जाएगी रेजिस्टिविटी के। तो इट डिपेंड्स, अभी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय रो, द एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आया, अब देखिए जैसे आर बराबर रो एल बाई ए। अब हम रो का फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ से रेजिस्टिविटी का, तो आर इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू रो। अब एल से ये मीटर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से मीटर काटेंगे इसका हो जाएगा ओम, तो ओम मीटर हमारे पास यूनिट बच जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। ये बहुत सारे मटेरियल की ये अलग अलग होती हैं, जैसे यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, सिल्वर की रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, सिल्वर की सबसे कम होती है। लेकिन सिल्वर जितनी रेजिस्टिविटी कम हो, कंडक्टर उतना अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम वेस्ट होगी। लेकिन सिल्वर जो मेटल है काफ़ी महंगी होती है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कॉपर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होती है। टंगस्टन की उससे ज़्यादा होती है, आयरन, प्लेटिनम, लेड, मरकरी, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन। तो ये है सारी जो ये नीचे हैं ये अलॉयस, इनको हम एज अ कंडक्टर यूज़ करते हैं। अलॉयस को मिक्स करने से, अलग अलग मेटल को मिक्स करके बनाते हैं हम अलॉय, उससे हम रेजिस्टिविटी जो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितनी रखनी है। तो अलॉयस भी हमारी हेल्प करती है एक अच्छा कंडक्टर बनाने में। जैसे वी यूज़ द कॉपर एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की जो है वो है वेरी लो रेजिस्टिविटी। उसी तरह से जो अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ आर मच मोर हायर दैन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। जैसे मैग्नीज मेटल है, मैग्नीज जो अलॉयज़ हैं वो कॉपर से, मैग्नीज और निकल से बनी होती है, इज़ अबाउट 25 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ कॉपर। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन किसके अलॉयज़ है, वो कॉपर और निकल की, इज़ अबाउट 30 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ कॉपर मेटल। सो ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी द मैग्नीज एंड द कॉन्स्टेंट अलॉयज़ आर यूज टू मेक रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हम यूज़ को लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे रिड्यूस द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हाई रेजिस्टिविटी है और ये लो रेजिस्टिविटी है। ये हम कंडक्टर अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लो रेजिस्टिविटी वाली सारी मेटल। लेकिन अगर हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हम अलॉयज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस हमने समझ लिया, रेजिस्टिविटी समझ लिया, किस तरह की कितनी टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो फिक्स रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स में क्या होता है, जो वैल्यू उनकी जो वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन, दे आर सेट टू पर्टिकुलर वैल्यू। आगे जब आप लैब में आओगे तो भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस तरह के कुछ रजिस्टर्स होते हैं, इनकी फिक्स होती है रेजिस्टेंस, ये कि ये 1 ओम का होगा या 50 ओम का या 2 ओम का 3 ओम का। लेकिन एक रियोस्टेट इंस्ट्रूमेंट होता है, या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हम अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं कि हमें 10 ओम चाहिए सर्किट में, 20 ओम चाहिए, 30 ओम चाहिए। तो देयर रेजिस्टेंस कैन बी इजीली चेंज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। यहाँ पे चेंज करके हम अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्किट में हमें कितनी ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो रेजिस्टेंस होते हैं किन कॉम्बिनेशन सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में करते हैं, किस तरह से पैरेलल में करते हैं। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, पावर हो गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल के पूछ लें। थैंक यू।